आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। लोकसभा में सिगरेट समेत तंबाकू की मसनूआत पर एक्साइज ड्यूटी लगाने से मुतालिक तरमीमी बिल पर होगी बहस आज। राज्यसभा में वक्फा सवालात के दौरान मफादे आम्मा से मुतालिक कई सवालात भी पूछे जाएंगे। SIR पर पार्लियामेंट में आज भी तातुल का इम्कान, तो वहीं इलेक्शन कमीशन के अमल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर अदालत में होगी समाअत आज। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया की तबीयत नासाज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया इजहार तशवीश, कहा कि भारत हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए हमेशा हमा वक्त है तैयार। तमिल सकाफत की एक बार फिर से काशी में धूम। काशी तमिल संगमम 4.0 एडिशन का आज से हो रहा है आगाज। तमिलनाडु से तकरीबन 1500 मंदोबीन होंगे शामिल। भारत ने जीत के साथ जूनियर खवातीन हॉकी आलमी कप का किया शानदार आगाज। नामीबिया को एक तरफा मुकाबले में 13-0 से दी शिकस्त। और अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आज दूसरा दिन है। आज एक बिल लोकसभा में गौर और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण सेंट्रल एक्साइज टैरिफ तरमीमी बिल 2025 पेश करेंगी। ये बिल सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1944 में तरमीम करने की तजवीज़ पेश करता है। बिल का मकसद GST मुआवजा सेस खत्म होने के बाद भी इन मसनूआत पर टैक्स का बोझ बरकरार रखना है। मुख्तलिफ कानून साजी के कामों के साथ साथ लोकसभा भी वक्फा सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों के कई अहम सवालात भी पूछे जाएंगे। और राज्यसभा के एजेंडे के हवाले से आज ऐवान बाला में कई अहम कानून साजी के मामलात उठाए जाएंगे। मुख्तलिफ कमेटियों की रिपोर्टें राज्यसभा में पेश की जाएंगी। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव मणिपुर में पानी आलूदगी की रोकथाम और कंट्रोल तरमीमी एक्ट 2024 को अपनाने से मुतालिक एक करारदाद भी पेश करेंगे। राज्यसभा में वक्फा सवालात के दौरान कई अहम सवालात भी पूछे जाएंगे। और आइए समझते हैं कि सेंट्रल एक्साइज तरमीमी बिल 2025 में क्या है और इसके पीछे हुकूमत का क्या इरादा है। आपको बता दें कि ये सिगरेट, सिगार और दीगर तंबाकू की मसनूआत पर तवज्जो मरकूज करना इसका मकसद है। तंबाकू को इससे मुतालिक तमाम मसनूआत मजीद महंगी हो जाएंगी। फिलहाल तंबाकू की मसनूआत पर GST मुआवजा सेस लागू होता है और तरमीमी बिल में एक्साइज ड्यूटी की दफात शामिल की गई हैं, यानी कि टैक्स कवानीन में तब्दीली के बावजूद हुकूमत को रेवेन्यू हासिल होता रहेगा। और फिलहाल तंबाकू और पान मसाला जैसी मसनूआत पर 28% GST लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जहां पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आज दूसरा दिन है और वोटरों की फहरिस्त पर मुकम्मल नजरसानी की मुहिम पर अपोजिशन जमातें माहौल गर्म कर सकती हैं। दरहकीकत कल पहले ही दिन SIR पर मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों में गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK और दीगर अपोजिशन जमातों ने इस मसले पर बहस का मुतालबा किया। अपोजिशन के मुतालबात का जवाब देते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने यकीन दिलाया कि हुकूमत SIR पर बातचीत के लिए तैयार है और उनके मुतालबात पर गौर किया जा रहा है। और इसके बावजूद रिजिजू के जवाब से गैर मुतमईन अपोजिशन पार्टियों ने ऐवान से वॉकआउट किया। अपोजिशन के हंगामे से दोनों ऐवानों की कार्रवाई ठप हो गई। SIR के दौरान बेज़ाब्तगियों के इल्जामात पर मगरबी बंगाल में सियासी हंगामा आराई तेज हो गई है। BJP ने इल्जाम लगाया है कि 26 से 28 नवंबर के दरमियान वोटर लिस्ट में दर्ज तकरीबन 1 करोड़ से जायद इंदराजात में संगीन तजादात हैं और इन तमाम इंदराजात के फौरी ऑडिट का मुतालबा किया। सुवेंदु अधिकारी ने संगीन इल्जामात आयद करते हुए इल्जाम लगाया है कि सियासी मुशावरती एजेंसी IPAC डेटा एंट्री के अमल में मदाखलत कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि CEO का दफ्तर भी महफूज नहीं है और कोलकाता पुलिस इंतहाई मुतासबाना रवैया अपना रही है। BJP ने मुतालबा किया है कि इंतखाबी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए 26 से 28 नवंबर के दरमियान किए गए तमाम इंदराजात की तहकीकात और ऑडिट
खुसूसी मुबस्सिरीन और इलेक्शन कमीशन की तकनीकी टीम से कराई जाए। ये कोई बीएलओ नहीं है। किस तरीके से मीडिया का साथ व्यवहार ममता की पुलिस किया, अब देख लिया। चुनाव आने वाला है, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ये लोग को उखाड़ के फेंकेगी। बांग्लादेश की साबिक वजीर-ए-आजम और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा जिया की सेहत बदस्तूर तशवीशनाक बनी रही है और डॉक्टर्स के मुताबिक बीएनपी के सरबराह की हालत इस कदर तशवीशनाक है कि उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क एयरलिफ्ट भी नहीं किया जा सकता। खालिदा जिया गुज़िश्ता कई दिनों से ढाका के एवर केयर अस्पताल के कोरोनरी केयर यूनिट में दाखिल हैं। ताहम उनकी सेहत में कोई खास बेहतरी नहीं हुई है क्योंकि वो कई दायमी बीमारियों में मुब्तला है। पीएम मोदी ने खालिदा जिया की सेहत की हालत पर तशवीश का इजहार किया है। पीएम मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की है और खालिदा जिया की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की है। दिल्ली लाल किला धमाका के सिलसिले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के शोपियां, कुलगाम और पुलवामा समेत 8 मकामात पर तलाशी ली। एनआईए ने लखनऊ के एक मकाम पर भी तलाशी ली। तलाशी के दौरान एनआईए की टीम ने मुतादिद डिजिटल आलात और दीगर मुजरिमाना मवाद को जब्त किया है और इससे कबल 26 और 27 नवंबर को एनआईए ने फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस और दीगर मकामात पर छापे मारे थे। सबसे अहम मुलजिम डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनी और डॉक्टर शाहीन सईद के घर से नकदी, गैर मुल्की करेंसी और सोना बरामद कर लिया गया है। एनआईए ने मुतादिद मुजरिमाना मवाद भी जब्त किया है और साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मामले की बारीकी से तहकीकात की जा रही है। तफ्तीशी एजेंसियां अब तक 10 नवंबर के धमाके के केस में 7 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी हैं। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तूफान से मुतासरा श्रीलंका के लिए इंसानी इमदाद की कोशिशों को तेज कर दिया है। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक भारत ने 28 नवंबर से श्रीलंका को फिजाई और समुद्री रास्ते से 53 टन इमदादी सामान पहुंचाया है। जजीरे के मुल्क में फंसे हुए 2000 से ज्यादा भारतीयों को वापस भेजा गया। वजारत खारजा के मुताबिक एनडीआरएफ की टीमें श्रीलंका के मुख्तलिफ शदीद मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव का काम जारी रखे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें सैलाब से मुतासरा खानदानों की मुसलसल मदद कर रही हैं। मुश्तरका कार्रवाइयों में 150 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया है और काबिल जिक्र है कि श्रीलंका में तबाही मचाने वाले समुद्री तूफान दितवा के पेश नज़र भारत ने पड़ोसी मुल्क को फौरी इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए 28 नवंबर को ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था। वजारत खारजा ने कहा है कि श्रीलंका की फिजाइया के साथ मिलकर हिंदुस्तानी बहरिया के तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत और हिंदुस्तानी फिजाइया के MI-17 हेलीकॉप्टरों के चेतक हेलीकॉप्टरों ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया और फंसे हुए लोगों को निकाला, जिनमें हामला खवातीन, शेरख्वार बच्चे और शदीद जख्मी भी शामिल थे। वजारत के मुताबिक बचाए जाने वालों में श्रीलंका, भारत, जर्मनी, स्लोवेनिया, ब्रितानिया, जनूबी अफ्रीका, पोलैंड, बेलारूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शहरी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानाइके से टेलीफोन पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीलंका में समुद्री तूफान दितवा से होने वाले जानी नुकसान और तबाही पर ताज़ियत का इज़हार किया। सदर दिसानाइके ने भारत की बरवक्त और मौसर इमदाद के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ओशियन विजन के मुताबिक और पहले जवाब दहिंदा के तौर पर ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत की मुसलसल हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम इस मुश्किल वक्त में श्रीलंका के लोगों के साथ यकजहती और हिमायत में खड़े हैं। सदर दिसानाइके ने आफात के बाद भारत की मदद के लिए शुक्रिया का इजहार किया और इमदादी टीमों और इमदादी सामान की फौरी तैनाती की तारीफ की। उन्होंने श्रीलंका के लोगों की जानिब से भारत की बरवक्त और मौसर जवाबी कोशिशों के लिए भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर दिसानाइके को ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका के लिए भारत की मुसलसल हिमायत का यकीन दिलाया, जो मुसीबत में फंसे हुए लोगों को बचाव और राहत फराहम करने के लिए जारी है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि भारत अपने विजन ओशियन और पहले जवाब दहिंदा के तौर पर अपनी कायम करदा ऑपोजिशन आने वाले दिनों में श्रीलंका की बहाली की कोशिशों, अवामी खदमात की बहाली और मुतासरा इलाकों में ज़राए माश की बहाली के हिस्से के तौर पर तमाम ज़रूरी मदद फराहम करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में काशी तमिल संगमम
के आज से शुरू होने वाले चौथे एडिशन की खबरों की। उत्तर प्रदेश में काशी के नमू घाट पर आज से शुरू होने वाला काशी तमिल संगमम 4.0 शुमाली और जुनूबी भारत के दरमियान सकाफती रिश्तों को मजबूत करने की अलामत बनेगा। और इस साल इस तकरीब का थीम तमिल कारकलाम है, जिसका मतलब है कि तमिल सीखो, जो जबान और रिवायत के तबादले को एक नई जहत देता है। तमिलनाडु में तकरीबन 1400 मंदुबीन इस तकरीब में शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के गवर्नर RN समेत कई मौजूद शख्सियात बशमूल पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलास नाथन इफ्तिताई तकरीब में मौजूद होंगे। कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली और चेन्नई के तलबा भी मौजूद होंगे। काशी और तमिलनाडु के कई फनकार इस प्लेटफॉर्म पर अपने शानदार सकाफती विरसे का संगम पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश में काशी तमिल संगमम का चौथा एडिशन तमिलनाडु और काशी के दरमियान अटूट बंधन का जश्न मना रहा है। ये मुल्क के 2 कदीम तरीन तालीमी मराकज़ हैं और ये 2 दिसंबर से शुरू हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के नजरिए पर मबनी काशी तमिल संगमम के इस एडिशन में तमिलनाडु के 1500 से ज्यादा मंदुबीन शिरकत करेंगे। हमारे नुमाइंदे निशांत सौरभ ने आला तालीमी महकमे के सेक्रेटरी विनीत जोशी से बात की। उन्होंने बताया कि इस साल काशी तमिल संगमम में क्या खास बात है। देश के 2 सबसे प्राचीन शिक्षण केंद्रों काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने और इसकी जड़ों को मजबूत करने के मकसद से 2022 में काशी तमिल संगमम की शुरुआत हुई। इस साल 2 दिसंबर से काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का आयोजन होना है। इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर विनीत जोशी। सर, इस बार जो काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण आयोजित होना है, क्या खास है इसमें? हमने इस बार की थीम को रखा है तमिल करकलाम की तमिल सीखें। तो तमिल सिखाने के लिए जो हमारे काशी और उत्तर भारत के जो बच्चे हैं उसके लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। इसके में प्रथम चरण में करीब 50 शिक्षक तमिलनाडु से, जिनको हिंदी भी आती होगी, वो ऐसे शिक्षकों को तमिलनाडु से काशी लाया जाएगा और वो प्रत्येक शिक्षक करीब 30 बच्चों को बोलचाल की तमिल भाषा सिखाएगा, जिससे कि करीब 1500 बच्चों को एक बोलचाल की भाषा सिखाने का प्रयास होगा शुरू के 15 दिनों में। इसी तरीके से एक दूसरे प्रयास में हमारे बच्चे करीब 300 बच्चे ये काशी और उसके आसपास के जो विद्यालयों से महाविद्यालयों से होंगे, वैसे बच्चों को तमिलनाडु ले जाया जाएगा। वो वहाँ रह करके 16 तारीख से 31 तारीख के दिसंबर के बीच में रह करके वो भी वहाँ पे तमिल सीखने का प्रयास करेंगे। इस बार काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में कितने डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं और ये किन किन क्षेत्रों से डेलीगेट्स इसमें हैं? छात्र होंगे, शिक्षक होंगे, एंटरप्रेन्योर होंगे, जो स्पिरिचुअल लोग होंगे उस तरीके के लोग होंगे, विमेंस होंगी, और उसके अलग अलग एरिया में करीब 7 एरिया हैं, उसमें काम करने वाले लोग होंगे। उसके अलावा देश विदेश से भी जो भी इस प्रोग्राम में आना चाहेंगे, जो कि वहाँ के दो संस्कृतियों के समागम और संगम को देखना चाहेंगे, वैसे लोग आएंगे। हमारी अपेक्षा है कि करीब 10,000 के आसपास लोग वहाँ पे बाहर से आने की। इस बार डेलीगेट्स वाराणसी के अलावा और कहाँ जाएंगे और ये जो पूरा कार्यक्रम है वो कितने दिनों तक चलेगा? पहला ग्रुप या जो प्रत्येक ग्रुप आएगा वो पहले काशी पहुँच करके वो काशी के विभिन्न जगहों को देखेगा, जहाँ पे नमो घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर मुख्य हैं। उसके अलावा उनका अगले दिन एक टेक्निकल सेशन होगा BHU में। BHU में रहने के बाद में अगले दिन वो लोग प्रयागराज जाएंगे और प्रयागराज के जो मुख्य जो धरोहर है, संगम है और हनुमान जी का मंदिर है, उसके अलावा और जो वहाँ देखने योग्य स्थान है वहाँ जा कर के वो फिर उस दिन अयोध्या भी जाएंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर को देखेंगे, जो अभी ध्वजारोहण रहा है। जो लोग नहीं जा सके हैं वो भी उस ध्वजा को देख करके उससे एक मैसेज ले सकेंगे और उसके बाद अयोध्या से उन लोग वापस काशी आ जाएंगे। तो काशी, प्रयागराज और अयोध्या, ये 3 जगहों पे हर एक ग्रुप जाएगा। तो इस बार काशी तमिल संगमम की थीम है तमिल करकलाम, जिसका मकसद है देश भर में तमिल सीखने को बढ़ावा देना। कैमरा पर्सन सनी कालरा के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली।
और काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत दूसरा ग्रुप MGR चेन्नई सेंट्रल स्टेशन से काशी के लिए रवाना हो गया है और इस ग्रुप में कुल 216 मुसाफिर शामिल हैं, जिनमें तकरीबन 200 असातिज़ा शामिल हैं। एक खुसूसी ट्रेन से रवाना होने वाला ये ग्रुप 3 दिसंबर को काशी पहुंचेगा। काशी में ग्रुप इलाके की कदीम सकाफत, रिवायात और रूहानी विरसे को समझने के लिए मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेगा और इसके अलावा ये ग्रुप इलाहाबाद और अयोध्या भी जाएगा। Government of India sir, arranged different kinds of peoples. That means students, teachers, writers, professors, publics, and all other people selected, and arrange all necessary arrangement to the peoples, and with free of cost to travel the people from Tamil Nadu to and Kashi. And suppose a person separately they send to Kashi. He spent 1 lakh, but the government of India sponsored the 1 lakh to all the people. It is not a beneficiary one. The tradition between Kashi and Tamil Nadu is explores this. डीडी न्यूज के नुमाइंदे मनीष वाजपेयी ने उन शुरा से बात की है जो काशी तमिल संगमम के लिए वाराणसी आए हुए हैं। बहुत ही खुशी का मौका, बहुत ही उल्लास का मौका, क्योंकि यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं और ये पहला जत्था यहाँ पर आया हुआ काशी तमिल संगम के चतुर्थ संस्करण में और अलग अलग बसों में यहाँ पर लोग हैं। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं इनके हृदय के उद्गार क्या है। यहाँ का यात्रा बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, सबको पसंद है इधर आने, यहाँ का दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ इधर। अब कैसा रहा आपका वेलकम यहाँ पर? जबरदस्त है सर, ऐसा वेलकम तमिलनाडु में नहीं है। ऐसा वेलकम है कि बहुत खुश हो गए इधर आके, ऐसा कभी देखे नहीं, सब खुश है यहाँ का। We feel very blessed and grateful for having this opportunity, and this is our first time trip to Kashi, and this is very new experience for us, and the hospitality, everything was really good. I am very luckiest person for selecting this Kashi Tamil Sangam people. Very grateful, best feeling. First of all, I'm thanking for our government to take this very holiest opportunity to the youngsters and to develop the spiritual and point of view, and all from day one they care us a lot, and they feel like a home, and they made us a new family. Actually, I was so happy about this journey, and I feel very blessed for being a part of this Kashi, and I was so happy about I was selected in this, and it was a most memorable and वंडरफुल एक्सपीरियंस इन माय होल लाइफ। पर उत्तर और दक्षिण का मिलन हो रहा है, निश्चित तौर पर ये बहुत ही अच्छा मौका है और तमाम शुभकामनाएं इन तमाम लोगों को कि ये जो मन में इच्छा करके आए हैं वो यहाँ पर दर्शन करें और यहाँ पर पूरे जो उत्तर भारत की संस्कृति को देखें, समझें और इस संस्कृति को वहाँ दक्षिण में ले जाकर ये कहें कि वाकई कोई बात थी उत्तर में भी कि वहाँ पर सब कुछ एक तरीके से बहुत इन्हें यहाँ पर अच्छा लगा। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज, वाराणसी। और यूपी के अलीगढ़ जिले में खुद कफील ग्रुप की 52,773 खवातीन लखपति बन चुकी हैं। हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मुहिम के तहत खवातीन को माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप सर्टिफिकेट देकर माशी तौर पर बाइख्तियार बनाया जा रहा है और इसी के तहत जिले की 75,352 खवातीन को लखपति बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। महकमा बाकी खवातीन तक अपने फ़वाइद पहुँचाने के लिए सरगर्म अमल है और ये स्कीम खवातीन की माशी हालत को बेहतर बनाने में अहम साबित हो रही है। काबिल ज़िक्र है कि लखपति बनने वाली खवातीन को दिया जाने वाला माइक्रो एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेट मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाने में उनकी मदद करता है। खवातीन का कहना है कि NRLM में शामिल होने से उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने ख़ानदान के अखराजात आराम से पूरा कर पा रही हैं। महिला योजना हमारे एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें इस जनपद में 75,352 महिलाओं का लक्ष्य रखा गया था। इनको 3 वर्षों में हमें इनके परिवार की आय को लखपति करना है। हमारी
573 महिलाएं लखपति बन चुकी हैं और शेष लखपति बनने की प्रक्रिया में है, जिन्हें हम अगले साल तक अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। लखपति के अतिरिक्त भी हम लोग अन्य महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं कि उनको जो है कोई ना कोई रोजगार से जोड़ करके उनकी आय वर्धन करते रहें। स्टिक, धूपकौन, हवन कप और दिया बत्ती का काम है और महिलाएं ये सारा काम तो कर ही रही हैं। बाकी मैंने इन महिलाओं को भी 8 से 10 महिलाओं को काम दिया है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है लखपति दीदी बनने का। तो मेरी सालाना है जो आय है वो 1 लाख से ऊपर है। मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे महीने की आय है 10,000 से 12,000 रुपये महीने, सालाना की 1.25 लाख रुपए महीने हो जाती है। और ये हाथरस अड्डा बिजली घर पर मैं 2 साल से कार्य यहाँ कर रही हूँ और जैसे मैं सहमत हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। और आज 2 दिसंबर है, आलूदगी पर काबू पाने का कौमी दिन। ये दिन 1984 की हौलनाक रात की याद दिलाता है जिसने हजारों जानें ले ली थी। हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस सानेहा की, जो इंसानी तारीख के बदतरीन सनती हादसात में से एक है। आइए इस खुसूसी रिपोर्ट में हम समझते हैं कि ये दिन क्यों मनाया जाता है और आलूदगी हमारे लिए कितना संगीन खतरा है। ये तस्वीरें साल 1984 की हैं, 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात, और ये जगह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल थी। रात 12 बजे के करीब शहर सो रहा था, लोग सुकून की नींद में थे, लेकिन इसी नींद में हजारों जानें हमेशा के लिए घुट गईं। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक फैक्ट्री से अचानक एक खतरनाक, इंतहाई जहरीली गैस का इखराज शुरू हो गया। ये गैस मिथाइल आइसोसाइनेट कहलाती है, एक ऐसी गैस जिसके राब्ते में चंद सेकंड के लिए भी आना जानलेवा साबित हो सकता है। गैस इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का वक्त नहीं मिला। हजारों लोग अपने घरों में, सड़कों पर, अस्पतालों के रास्ते में आखिरी सांसें लेते हुए पाए गए। लाखों मुतासिर हुए। ये एक ऐसी रात थी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि इंसानों की वजह से आलूदगी कितनी भयानक कीमत अदा कर सकती है। भोपाल गैस का सानेहा महज एक हादसा नहीं था, ये एक इंतबा था कि अगर हम आलूदगी और सनती तहफ्फुज़ को संजीदगी से नहीं लेते हैं तो इंसानी जान को हमेशा सबसे भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और इसीलिए इस दिन को कौमी आलूदगी कंट्रोल दिन के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के रोज 40 बरस पहले भोपाल में एक फैक्ट्री से खतरनाक गैस रिसी थी, प्रदूषण फैला था उससे, और उसमें हजारों लोगों की जानें गई थी, हजारों लोग उससे प्रभावित हुए थे। तो उसी की स्मृति में और इन सब बातों के प्रति हम सचेत रहें, इनको लेकर अब हम आसपास का अपना वातावरण अच्छा रखें, इसीलिए हम लोग आजकल 2 दिसंबर को विश्व प्रदूषण दिवस के रूप में मनाते हैं। 40 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद आलूदगी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। हवा जहरीली हो गई है, दरिया कचरे से भरे हैं, मिट्टी, प्लास्टिक और केमिकल से भरी हुई है, और हमारी अपनी सरगर्मियों ने जमीन के दर्जे हरारत को खतरनाक सतह तक बढ़ा दिया है। मौसमियाती तब्दीलियां, पिघलते हुए ग्लेशियर्स, मौसम की शदीद तब्दीलियां, ये सिर्फ साइंस के मामलात नहीं है, ये हर आम आदमी की जिंदगी को मुतासिर कर रहे हैं। बढ़ती हुई आलूदगी का बराह रास्त हमारी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। बच्चे, बूढ़े और हामला खवातीन खास तौर पर मुतासिर हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमें बहुत जागरूकता पैदा करना है, लोगों को जागरूक करना है, कैसे किन कारणों से ये पॉल्यूशन हो रहा है उनके बारे में बताना, लोगों को इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी देना, कॉलेजों में, स्कूलों में रैलियों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से। इन बच्चों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 से 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी शब भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामी कंपनी की फैक्ट्री से जब मिथाइल आइसोसाइनेट नामी जहरीली गैस निकली तो वो कितनी खौफनाक रही होगी। 2006 में हुकूमत की तरफ से दाखिल करदा हलफनामे में ये कबूल किया गया था कि तकरीबन 5,58,125 अफराद इस गैस लीक से बराह रास्त मुतासिर हुए थे, और जुज़वी तौर पर मुतासिर होने वालों की तादाद तकरीबन 38,478 थी। 3,900 बुरी तरह से मुतासिर हुए और मुकम्मल माजूरी का शिकार हो गए। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर वक्त है खुद से एक वादा करने का कि स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और सुरक्षित भविष्य के लिए जिम्मेदार बने और जागरूक बने। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल।
और बुलेटिन के आखिर में पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। आप मुल्क भर के मौसम का हाल देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब।